हेनरी फ्यूल सिद्धांत के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रबंध के सिद्धांतों की आवश्यकता के महत्व पर प्रकाश डालिए, जिसमें पॉइंट 1 है आपका। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रबंध के सिद्धांतों में प्रबंध की क्या महत्व रही है। तो पढ़ते हैं, प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। प्रबंध का सिद्धांत मार्गदर्शन के रूप में काम करता है, जिसके आधार पर प्रबंध अपने सारे कार्यों को पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। प्रबंध की सिद्धांत की आवश्यकता अथवा महत्व निम्नलिखित है एवं निम्नलिखित बिंदुओं से इन्हें स्पष्ट किया गया है। चलिए पॉइंट 1 पढ़ते हैं इसका। पॉइंट 1 है कार्यकुशलता में वृद्धि। कार्यकुशलता में वृद्धि तब होगी जब कोई प्रबंधक को उस कार्य के बारे में पहले से जानकारी होगी। कहा गया है बूझ के बाजो, बाज के मत बूझो। ठीक है, तो उसी तरह है कि कोई जब व्यक्ति काम करता है तो उसकी जानकारी कुछ ले लेता है, कुछ कार्य करते करते अनुभव हो जाता है। कार्यकुशलता में वृद्धि। कार्यकुशलता में वृद्धि से तात्पर्य है कि जब प्रबंधक के द्वारा सिद्धांतों की जानकारी होने से वह संस्था के सभी समस्याओं का समाधान आसानी से कर लेता है। वह अपने अनुभव के आधार पर निर्णय लेने के स्थान पर सिद्धांत के आधार पर निर्णय लेता है, जिससे संपूर्ण संस्था की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। जब कोई समस्या हमें लगता है कि नहीं इस काम को हम करने जा रहे हैं, ऐसे समस्या हमारे सामने क्रेडिट किए जाएंगे, ऐसे उत्पन्न होंगे समस्या, और उस कार्य के बारे में जब पहले से जानकारी होती है तो कुछ प्रॉब्लम को हम लोग फेस कर लेते हैं। जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो तो उसे हम लोग अपने तरीके से हैंडल कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रशिक्षण में सुविधा। प्रशिक्षण में सुविधा, कोई भी सेक्टर में हम लोग काम करने जाते हैं तो जहाँ एजुकेटेड का जो मांग होता है, क्वालिफिकेशन का मांग होता है, तो उस सेक्टर में अगर हम लोग काम करते हैं, हमारे पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो क्या उस काम में वृद्धि होती है, उस काम को हम कर पाते हैं, उस काम में हम सेलेक्ट हो जाते हैं। तो आते पढ़ते हैं प्रशिक्षण में सुविधा। प्रबंध के सिद्धांत के अंतर्गत प्रशिक्षण अनिवार्य है, जो कर्मचारियों के कार्यकुशलता में वृद्धि करने का कार्य करता है। जिस कार्य के बारे में हमें पहले से नॉलेज हो या फिर उस कार्य के साथ साथ करने के साथ जो नॉलेज बढ़ता है, उससे क्या होती है, वो सेक्टर में निरंतर एवं लगातार इंक्रीज ही होता है, ना कि डिक्रीज होता है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट है प्रबंधकीय शोध में रुचि। प्रबंधकीय शोध में रुचि यानी कि हम किसी जो काम कर रहे हो उसमें हम रुचि ले रहे हैं, लगन मेहनत के साथ तो काम कर रहे हैं लेकिन रुचि ले रहे हैं उसमें। प्रबंधकीय शोध प्रबंध के सिद्धांतों के लिए विकास का कारण एवं परिणाम है। जैसे जैसे शोध की जानकारी होती है वैसे वैसे प्रबंधन का सिद्धांतों का विकास होता चला जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इसका 4 पॉइंट, सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति। सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति। कुशल प्रबंध सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रबंध के सिद्धांत संसाधनों का कुशल उपयोग करने का रास्ता बनता है, जिससे समाज के लोगों को अधिक संतुष्टि एवं अच्छा जीवन प्रदान किया जाता है या उन्हें प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि 5 पॉइंट है आपका, सही दृष्टिकोण एवं कार्य प्रणाली के विकास में योगदान। सही दृष्टिकोण एवं कार्य प्रणाली के विकास में योगदान। प्रबंध के सिद्धांत कार्यों एवं विचारों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करता है। सिद्धांत क्या, हम सिद्धांत को बतलाए थे कि सत्य हो और जो मार्गदर्शन कराने का कार्य करता है वही सिद्धांत है। ठीक है, तो प्रबंध के सिद्धांत कार्यों एवं विचारों के लिए मार्गदर्शन के कार्य करता है। अतः सिद्धांतों की जानकारी होने से प्रबंधक अपनी समस्याओं तथा कार्यों के संबंध में सही दिशा एवं दृष्टिकोण से विचार कर सकता है। जो कार्य हम लोग करने जाते हैं उस कार्य की जानकारी हमें रहते हुए भी अगर उस कार्य को हम नहीं कर पाते तो वो कार्य मेरा सफल नहीं होता है, लेकिन जानकारी के साथ साथ अनुभव के साथ साथ हम जो काम करते हैं उसमें वृद्धि होती है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं कि कोई चलिए मैथ का क्वेश्चन है, अब वो उस क्वेश्चन को विदाउट फॉर्मूला बनाने गए हैं, लेकिन उसमें फॉर्मूला लागू था कि बिना फॉर्मूला का नहीं बनेगा, लेकिन हम अपना माइंड चलाने चले गए, फॉर्मूला यूज नहीं किया, क्वेश्चन बनाने चले गए, तो क्वेश्चन बनेगा क्या, नहीं बनेगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो फॉर्मूला का यूज होता है। उसी तरह है कि जिस काम को हम करने जा रहे हैं उस काम की थोड़ी बहुत जो जानकारी होती है और उस तरीके से हम काम करते हैं तो वो काम में ही वृद्धि होती है, जब अपने विचार के अनुसार करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें प्रबंधकीय कार्य का समुचित निष्पादन। निष्पादन का अर्थ होता है सुधार। प्रबंध का सिद्धांत के विकास एवं व्यवहार से प्रबंधकीय कार्यों को ठीक ढंग से पूरा किया जा सकता है। प्रबंध में जितने कार्य हैं, जैसे कि पांचों कार्य के बिना प्रबंध क्या है, अधूरा है।
ठीक है। उसी प्रकार जब सिद्धांत किसी प्रबंध के क्षेत्र में लागू किया जाता है तो वहाँ क्या होता है कि सही ढंग से उस काम को पूरा किया जा सकता है। नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण आदि प्रबंध को सिद्धांतों के आधार पर अधिक सफलता से पूरा किया जा सकता है। जो क्या है, देखा जाए तो कि अभी हम जस्ट बताएं कि प्रबंध अधूरा है अपने पांचों कार्यों के बिना। नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियुक्तिकरण और नियंत्रण, ये चारों पांचों के बिना क्या है, प्रबंध का कार्य अधूरा है। जब ये प्रबंधकीय क्षेत्र में प्रबंधकीय कार्यों को जब लागू किया जाता है, कोई कार्य हम लोग करते हैं तो वो कार्य में वृद्धि होती है, अर्थात इंक्रीज होती जाती है, डिक्रीज नहीं होता है। चलिए, ये तो प्रबंध के सिद्धांत का आवश्यकता था जिस पे हम लोग 6 पॉइंट को डील किए, समझे। अब आते हैं कि अब इसी के अंतर्गत नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका है, वैज्ञानिक प्रबंध से क्या समझते हैं। आपका नेक्स्ट है कि वैज्ञानिक प्रबंध से क्या समझते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध क्या है। वैज्ञानिक प्रबंध जो आज काल में, जो आधुनिक प्राचीन काल में तो बहुत ऐसे सारे चीज़ थे कि जो अब बहुत विकास कर चुके हैं। पहले वाला चीज़ छोड़कर बहुत नए नए तकनीकों को अपनाया गया है। तो जानते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध से तात्पर्य यह है कि रूढ़िवादी विचारधाराओं को छोड़कर आधुनिक विचारधाराओं का प्रयोग करना ही वैज्ञानिक प्रबंध कहलाता है। रूढ़िवादी विचारधारा का अर्थ होता है प्राचीन काल का विचारधारा जो उपयोग किया जा रहा था, लेकिन अब का विचारधारा है वो अलग है। आधुनिक विचारधारा में क्या हो रहा है कि पीछे जो काम किए जा रहे थे वो उन सभी को बदल दिया गया है। जैसे कि हल, पहले हल से खेती किया जाता था, हल के तरीके से बीज बोया जाता था, लेकिन अब क्या, उसके जगह पर ट्रैक्टर आ गया है। अब पहले क्या होता था कि पोस्टमैन घर घर जाके चिट्ठी पहुंचाता था, तार पहुंचाता था, डाकिया के द्वारा होता था। लेकिन अब क्या है, अब इतनी सुविधा हो चुकी है, इतना विकास हो चुका है भारत में कि अब ऑनलाइन सुविधा दी गई है। सेकेंडों में हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी कोई भी कागज़ पहुंचा सकते हैं। पहले क्या था, स्टूडियो में हम लोग फ़ोटो क्लिक करवाते थे तो स्टूडियो में क्या होता था, 1 घंटा 2 घंटा पे पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो देता था, ठीक है, या फिर 4 दिन 5 दिन 8 दिन लगा देता था, महीनों लग जाता था। लेकिन अब क्या है, अब हम सेकेंडों में अपने ही मोबाइल में क्लिक करके, एडिट करके, और जो सुविधा रहा तो फोटो भी निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो ये बढ़ चुकी है, ये सुविधा बढ़ चुकी है। तो वैज्ञानिक प्रबंध वह प्रबंध है जो रूढ़िवादी विचारधाराओं को छोड़कर आधुनिक विचारधारा का प्रयोग कर रहा है, नए नए कुछ करने का प्रयास कर रहा है, वही है वैज्ञानिक प्रबंध। जिसके अंतर्गत प्रत्येक कार्य का बारीकी से विश्लेषण किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि संस्था के कार्य सस्ते एवं कुशल पूर्वक हो रहे हैं या नहीं। एक बार फिर से सुनिए कि वैज्ञानिक प्रबंध से तात्पर्य है कि पुराने विचारधाराओं को छोड़कर आधुनिक विचारधारा का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, वैज्ञानिक प्रबंध कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, पुराने विचार जैसे बहुत सारे परंपरा थे कि इस काम को ऐसा ही करना है, नहीं करना है, बहुत अंधविश्वास में लोग बिलीव करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इतना टेक्नोलॉजी इतना जो ये बढ़ चुका है विकास, वो क्या हो चुका है कि देखा जाए तो इंसान को ही वृद्धि कर दे रहा है, इंसान का दिमाग वृद्धि कर दे रहा है। कंप्यूटर क्या है, मानव ही बनाया है, लेकिन क्या हो रहा है, मानव बनाया है, मानव ही चला रहा है, लेकिन क्या है कि जो उसकी सुविधा दी जा रही है वो इतनी तेज़ है कि पिछले ज़माने में या प्राचीन काल में ऐसी सुविधा नहीं दी गई थी। तो भारत में धीरे धीरे विकास, धीरे धीरे क्या, बहुत प्रगति हो चुकी है। तो यही है वैज्ञानिक प्रबंध। चलिए आते हैं वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषता क्या है। निश्चित योजना, जब कोई काम करते हैं हम लोग तो एक निश्चित फैसला तय करते हैं, निश्चित एक योजना निर्धारित करते हैं कि किस परस्पर पे हमको काम करना है और किस तरीके से करना है, ठीक है। तो निश्चित योजना यानी कि तय कर देना। योजना का अर्थ होता है विचार या फिर कोई निर्धारण फैसला हम तय कर दिए। तो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं कि निश्चित योजना वह योजना है कि जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वह क्या करता है कि सबसे पहले एक योजना बनाता है। कि वैज्ञानिक प्रबंध का मुख्य लक्षण यह है कि प्रत्येक कार्य शुरू करने से पहले एक निश्चित योजना तैयार की जाती है और उसी योजना के अनुसार कार्य को पूरा किया जाता है। जब हम लोग कोई काम करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि सोचते हैं उसके बारे में कि क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, किस प्रकार करना है, कहाँ करना है। यह नियोजन को दर्शाता है और नियोजन का दूसरा नाम है योजना। तो एक निश्चित योजना होनी चाहिए कोई भी काम को करने से पहले।
अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, वैज्ञानिक विश्लेषण। वैज्ञानिक विश्लेषण का प्रयोग। वैज्ञानिक विश्लेषण प्रबंध 75% या 75% विश्लेषण तथा 25% सामान्य वृद्धि पर जोर देता है। अर्थात वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण के साथ सूझबूझ तथा प्रयोगों पर भी बल दिया जाता है। ये क्या करता है, पूरा 100% है, लेकिन 25% क्या करता है, ये प्रबंध विश्लेषण में ध्यान देता है और 25% मानव का जो वृद्धि है वहाँ पे बल देता है, सूझबूझ पे बल देता है। वैज्ञानिक विश्लेषण का अर्थ है कि जो भी हम काम जो नए तरीके से कर रहे हैं उसका विश्लेषण किस प्रकार होनी चाहिए। नेक्स्ट है नियमों का समूह। नियमों का समूह, वैज्ञानिक प्रबंध में नियमों के समूह का निर्माण किया जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध में नियमों समूह का निर्माण किया जाता है जिन्हें कठोरता से लागू किया जाता है और बिना समूह का कोई भी काम संभव नहीं है। जो काम बड़े पैमाने पे है वहाँ समूह में काम होना आवश्यक है। नेक्स्ट है सामाहिक अध्ययन। सामाहिक अध्ययन जब हम लोग पढ़ेंगे तो सामाहिक अध्ययन को हम लोग समय अध्ययन भी बोल सकते हैं। आगे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि समय अध्ययन क्या है, गति अध्ययन क्या है, कार्यविधि अध्ययन क्या है, थकान अध्ययन क्या है। तो फिलहाल के लिए हम लोग जानते हैं सामाहिक अध्ययन। वैज्ञानिक प्रबंध में समय समय पर गति अध्ययन, समय अध्ययन, थकान अध्ययन तथा कार्यविधि अध्ययन किया जाता है, वही क्या कहलाता है, सामाहिक अध्ययन। एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि सामाहिक अध्ययन के अंतर्गत कितने अध्ययन को शामिल किया जाता है, तो इसके अंतर्गत 4 अध्ययन को शामिल किया जाता है, गति अध्ययन, समय अध्ययन, थकान अध्ययन और कार्यविधि अध्ययन। नेक्स्ट पॉइंट है मितव्यता। मितव्यता का अर्थ होता है कम खर्चीली प्रणाली। कम खर्चीली प्रणाली, कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिनको हम कर तो सही रहे हैं लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा खर्च हो जाती है, तो जब हम वैज्ञानिक तौर तरीके से काम करते हैं तो उसमें खर्च क्या होती है, कम होती है। जैसे एक किसान को ले लीजिए, वो हल जोत रहा है, हल का ये प्रयोग कर रहा है खेत में, तो वो दिन भर उस खेत में लगा हुआ है, इसलिए क्योंकि वो खेत पूरा नहीं हुआ जुताई करके, वो कम ही है, तो वो दिन भर लगा रहा है, तो वहाँ क्या हो रहा है, शरीर में थकावट आ रही है, प्लस क्या हो रहा है कि वो दिन भर टाइम दे रहा है, काम मतलब ओवर टाइम हो गया। लेकिन वैज्ञानिक तौर तरीके से काम करना, अवैज्ञानिक तौर तरीके में ले लेते ट्रैक्टर के माध्यम से हम काम करवाएं, खेत का अच्छा जुताई हो गया, आराम से घास अलग निकल गया, अच्छा से जुताई हो गया, तो यह क्या हुआ कि इसमें समय का भी बचत हुआ और साथ साथ समय के अनुसार काम हो गया। तो आते हैं मितव्यता का अर्थ होता है कम खर्चीली प्रणाली। वैज्ञानिक प्रबंध की आधारशिला ही मितव्यता है। वैज्ञानिक प्रबंध की आधारशिला मितव्यता है, मतलब इसमें कम खर्च होना संभव है। इसके लागू करने के लिए उत्पादन के सभी अनावश्यक तत्वों का विनाश करते हुए यह प्रयत्न किया जाता है कि कम से कम खर्च पर अधिक से अधिक उत्पादन हो। बात हो गया कि न्यूनतम समय में अधिकतम उत्पादन किया जाए। जब हम नए तौर तरीके से काम करते हैं, नए तकनीक से काम करते हैं, तो क्या होता है कि उस काम में वृद्धि होती है, साथ ही क्या होता है, कम से कम समय में हमें अधिक से अधिक उत्पादन होती है। नेक्स्ट है कार्य क्षमता में वृद्धि। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इस वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषता में कि कार्य क्षमता में वृद्धि। कार्य क्षमता में वृद्धि तभी होगी जब कर्मचारी काम कर रहे हैं उसमें ईमानदारी हो, बेईमानी ना हो। ईमानदारी होने के कारण क्या होता है कि लोग अच्छे से काम करते हैं, होता है एक आलसीपन, वो ना हो। तो ये क्या है कि कम खर्च के साथ साथ श्रमिकों की कार्य क्षमता का भी अध्ययन रखा जाता है जिससे श्रमिक अपने क्षमता के अनुसार कर सके। एक बार पिछले चैप्टर में बतला रहे थे हम कि शायद इसी में बतलाए होंगे कि एक मोटा आदमी है, एक पतला आदमी है, तो अब पतला आदमी में देखने से लगता है कि नहीं, वो ताकत नहीं है उसमें, लेकिन क्या होता है कि वो उस चीज़ को नहीं उठा सकता, लेकिन मोटा आदमी को देख के लगता है कि वो उठा सकता है सामान को। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ काम में हमें कैपेसिटी का भी जांच करनी चाहिए कि किस व्यक्ति में किस काम को करने का कितना कैपेसिटी, कितनी पावर है। तो ये समाप्त हुआ आपका वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषता। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वैज्ञानिक प्रबंध की किन्हीं 5 तकनीकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। वैज्ञानिक प्रबंध की किन्हीं 5 तकनीकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इसके अंतर्गत संक्षेप का अर्थ होता है छोटा। वैज्ञानिक प्रबंध की जो तकनीकें आई है जिससे प्रबंध में क्या लाभ है उस चीज़ को हम लोग यहाँ जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि
फर्स्ट पॉइंट है कार्य का वैज्ञानिक अध्ययन। कार्य का है वैज्ञानिक अध्ययन। अध्ययन का अर्थ होता है कि उस चीज़ का गहन तरीके से जांच करना, अमल करना। तो कार्य का वैज्ञानिक अध्ययन हमें यह बतलाता है कि वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत एक संस्था में किए जाने वाली सभी गतिविधियां का अध्ययन किया जाता है, या उसके अंतर्गत जो भी कार्य आते हैं उसके अध्ययन किए जाते हैं, जिससे न्यूनतम प्रयत्न से अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जाए। मतलब ऐसे से ऐसे सुविधा उपलब्ध हो जहाँ पे हमें कम से कम समय में अधिक उत्पादन हो, अधिक लाभ हो। तो कार्य का जो होगा संस्था में, वो वैज्ञानिक तौर तरीके से होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका कार्य का वैज्ञानिक नियोजन। कार्य का वैज्ञानिक नियोजन, कार्य का वैज्ञानिक नियोजन के अंतर्गत आता है कि जिस कार्य को हम कर रहे हैं वो क्या हो कि जो नियोजन बना रहे हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, वो तरीका सही हो और जो हम काम कर रहे हैं वो वैज्ञानिक योजना हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, पॉइंट बाद में डील करेंगे, एग्जाम्पल समझिए। कोई चीज़ है कंपनी में, रजिस्टर करना है हमको, तो उसको हम हाथ के माध्यम से कर रहे, समय लग रहा है, उसमें दिन बीत गया, काम नहीं हुआ। लेकिन वही अगर हम सिस्टम पे करें, प्रोसेस पे करें, हर एक व्यक्ति का एक लिस्ट बना दे, कौन व्यक्ति कितना दिन आया है, कौन व्यक्ति कितने दिन अब्सेंट हुआ है, किस काम को कैसे करना है, या फिर एक जो एग्जाम्पल के ले लीजिए, एक घर बनाने वाला नक्शा वाला जो व्यक्ति आता है, वो नक्शा क्या करता है कि पहले ज़मीन को नापता है, उसके बाद दिखता है कि कहाँ से क्या चीज़ निकल सकता है, कौन कहाँ पे सूटेबल रहेगा। तो वो फिर जाके कंप्यूटर में लोड करता है, एक पेपर्स निकालता है। वो क्या किया, वो प्लानिंग किया, योजना बनाया कि देखिए इस तरह से यहाँ पे आपका ये रहेगा। वो क्या किया, वैज्ञानिक तौर तरीके से योजना बनाया, वो हो गया उसका प्रोसेस में वो काम किया। और अगर वही काम वो वहीं पे बैठा करता तो उसको बहुत वक्त लगता। तो वैज्ञानिक प्रबंध में क्या होता है कि मस्तिष्क के वृद्धि के साथ साथ हमें समय की भी बचत होती है। तो अब परिभाषित करते हैं इसको। वैज्ञानिक प्रबंध की दूसरी तकनीक कार्य का वैज्ञानिक ढंग से नियोजन करना है। जो काम करते हैं हम लोग, वो क्या है कि वैज्ञानिक तौर तरीके से योजना करना वैज्ञानिक नियोजन कहलाता है, जिस पर एक प्रोफेसर बोले हैं, सिलुक बोले हैं, प्रोफेसर सिलुक नाम है इनका, बोले हैं कि नियोजन विभाग वैज्ञानिक प्रबंध का केंद्र है, जिसका मुख्य कार्य है उन समस्त कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करना और उत्पादन की विभिन्न विधियों में लगे हुए जो भी कार्य है उनमें वृद्धि करना। मतलब कोई भी कार्य योजना पूर्वक करना और कर्मचारियों के समस्त आवश्यकताओं को पूरा करना। जैसे एक कर्मचारी का क्या आवश्यकता हो सकता है, बोलिए। एक आवश्यकता हो सकता है अगर वो सिस्टम पे बैठा है, अगर उसके द्वारा जिरोक्स किए जा रहे हैं, फोटोकॉपीज किए जा रहे हैं, तो वहाँ पे इंक की ज़रूरत है। सिस्टम पे क्या है कि कीबोर्ड जो खराब हो गया है, सीपीयू खराब हो गया, तो वो सबकी आवश्यकता वहाँ पे उपलब्ध हो, तभी वो सिस्टम पे काम कर पाएगा। तो यही है वैज्ञानिक नियोजन, मतलब वैज्ञानिक तौर तरीके से कार्य करना, योजना बनाना, सोच विचार करना, यही है वैज्ञानिक नियोजन। नेक्स्ट है आपका कार्य का वैज्ञानिक ढंग से वितरण। जो कार्य का है वो वैज्ञानिक ढंग से वितरण होना चाहिए। वितरण का अर्थ होता है बांटना। वितरण का अर्थ होता है बांटना। सबसे पहले एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद हम पॉइंट डील करेंगे। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि मान लीजिए कि एक संस्था में, एक कंपनी में 10 वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 10 वर्कर वो जो वहाँ के ऑनर हैं उनके द्वारा समझाया जा रहा है प्रोजेक्ट पे कि आपको इस काम को ऐसे करना है, ऐसे करना है। तब वो काम के बारे में बतलाया, लेकिन काम का जो सुविधा है, काम को जो करवाना है, वो क्या किया, सबको ईमेल कर दिया, सबको क्या कर दिया कि सबको मोबाइल पे सेंड कर दिया, सबका प्रोसेस बता दिया गया है, फाइंड कर दिया गया है कि आप इस काम को ऐसे करो। मतलब वैज्ञानिक तौर तरीके से कार्य को बांट दिया है। किसी को कुछ दिया है, किसी को कुछ दिया है, किसी को पेंट करने का तरीका बतला के प्रोसेस भेज दिया है, किसी को सिस्टम पे कैसे टैली वगैरह का हिसाब किताब किया जाता है ऑडिटर का, वो भेज दिया है। तो ये कार्य का वैज्ञानिक ढंग से क्या होता है, वितरण होता है। आइए परिभाषा पढ़ते हैं इसका। कर्मचारियों का चुनाव कर लेने के साथ साथ उनकी आवश्यक क्या है कि उनका प्रशिक्षण भी किया जाता है। उन्हें कार्य सौंपने की समस्या आती है। वैज्ञानिक प्रबंध
कार्य सौंपते हैं, समय समय पर उनकी योग्यता का जांच करते हैं एवं क्षमता के अनुसार उन्हें कार्य का भार सौंपते हैं। यह सही बात है, किस व्यक्ति में किस कार्य को करने का लेवल है उसे हम क्या करते हैं कि देते हैं। जैसे एक एग्जांपल के ले लीजिए कि एक नर्सरी का बच्चा है और एक इंटर लेवल का बच्चा है। अब इंटर लेवल का बच्चा को ABCD लगा दीजिए तो वो आराम से पढ़ लेगा, लेकिन नर्सरी का बच्चा है वो अभी शुरुआत ही किया है और ABCD थोड़ा हिजे करके हेजिटेशन में पढ़ लेगा, लेकिन उसको इंटर लेवल का सब्जेक्ट थमा दीजिए, वो बताएगा क्या? नहीं बताएगा। वो क्या है, उसके लेवल के अनुसार वो सही नहीं है, ना ही उसमें कैपेसिटी है कि वो पढ़ेगा आगे चल के, लेकिन उस समय वो नहीं पढ़ सकता है। ये हो गया। अब इसका लास्ट और थर्ड पॉइंट है आपका इसमें, फोर्थ पॉइंट है श्रमिकों का वैज्ञानिक ढंग से चुनाव तथा उनकी शिक्षा। श्रमिकों की वैज्ञानिक ढंग से चुनाव तथा उनकी शिक्षा। अब देखिए क्या होता है, वैज्ञानिक तौर तरीके से जांच करना। पहले के ज़माना में क्या होता था कि इंसान अगर पहला दूसरा भी पढ़ लिया तो उसे घर से इंसान उठा के ले जाता था कि नहीं मेरे कंपनी में काम है। हम अपना ही एग्जाम्पल देते हैं। मेरे दादाजी क्या है कि मेरे दादाजी पढ़े लिखे नहीं थे, वो 50 पैसा में 25 पैसा में गाय लगाते थे किन्हीं के यहाँ, लेकिन एकाएक थोड़ा सा नॉलेज रहा तो वो कोयला खदान का क्या बन गया, मुंशी बाबू बन गए। वहाँ पे धनबाद साइड एरिया में कोलवरी एक नाम है, वहाँ पे उनका जॉब लग गया। वो 7 रुपया से काम स्टार्ट किए थे और क्या है कि थोड़ा सा ही नॉलेज में उनको कंपनी काम दे दी। उस समय में वही बहुत चीज़ था। लेकिन अब क्या है, अब जब तक हम लोग एग्ज़ाम कंपटीशन फेस नहीं करते तब तक हमें क्या होता है, वो चीज़ हासिल नहीं होता है। तो श्रमिकों का वैज्ञानिक ढंग से चुनाव होनी चाहिए, अर्थात हम सबसे पहले अगर कंपनी में हमें व्यक्तियों की आवश्यकता है, कर्मचारियों की आवश्यकता है, तो सबसे पहले हम क्या वैकेंसी जारी करेंगे, उस पे वैकेंसी जारी करेंगे। व्यक्ति उस वैकेंसी को भरते हैं, इंटरव्यू देने आते हैं, फिर क्या होता है उनकी क्वालिफिकेशन पूछ के उनकी जो इंटरव्यू में अगर वो जवाब सही देते हैं उस कंपनी से रिलेटेड बात पूछा जाता है और व्यक्ति वो सही जवाब देते तो क्या होता है उनकी जो सिलेक्शन है वो सेलेक्ट किया उनका सेलेक्ट कर दिया जाता है उनको कि आप इस कंपनी में काम कर सकते हैं, आप सही मायने में इस काम करने लायक है। तो यही है श्रमिकों का वैज्ञानिक ढंग से चुनाव। वैज्ञानिक इसको परिभाषित कर लेते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध श्रमिकों के चुनाव तथा उनके प्रशिक्षण पर बहुत बल देता है। इसके कार्य क्षमता में वृद्धि होती है तथा भविष्य के लिए प्रबंध तैयार होता है। जो व्यक्ति में सही नॉलेज रहा तो मैनेजमेंट अच्छा कर सकता है। चलिए, ये तो खत्म हुआ आपका वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक जो सही मायने में लागू है, ठीक है। लेकिन अब इसकी अंतिम है, इसमें है अब हम लोग पढ़ेंगे कि थकान अध्ययन क्या है, गति अध्ययन क्या है, कार्य विधि अध्ययन क्या है और समय अध्ययन क्या है। आइए पढ़ते हैं सबसे पहले कि गति अध्ययन क्या है। गति अध्ययन किसी कार्य को करने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ रीति होता है, जो आसान सर्वश्रेष्ठ रीति होता है, उसके अनुसार जो काम किया जाए वही क्या है, गति अध्ययन है, ठीक है। गति अध्ययन वह अध्ययन है या गति अध्ययन वह विज्ञान का अध्ययन है जिसके द्वारा आवश्यक या निर्देशित तथा अकुशल गति से होने वाले क्षति को रोका जा सकता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, साधारण शब्दों में, कि कार्य को कराने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ रीति का पता लगाना होता है वही क्या कहलाता है, गति अध्ययन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए, जो काम में 1 घंटा लग रहा है, अगर वही काम मेरा आधा घंटा में सही हो जाता है, कुछ ऐसा प्लानिंग है मेरे माइंड में, तो क्या है, वो सर्वश्रेष्ठ रीति है, ठीक है। नेक्स्ट आता है समय अध्ययन क्या है। समय अध्ययन ऐसे भी आप लोग समझ गए होंगे कि जो टाइमिंग पे किया जाए। समय अध्ययन से आशय यह है कि जो काम समय के अंतर्गत किया जाए, समय के आधार पे किया जाए एवं समय के अनुसार किया जाए, तो इसे ही क्या कहते हैं, समय अध्ययन कहते हैं। और इसका बल क्या होता है, श्रमिकों पे अधिक होता है। कोई श्रमिक, कोई वर्कर क्या होता है, किसी कंपनी में काम करता है, उसका एक टाइमिंग रहता है। अगर वो 9 बजे गया तो 5 बजे घर आ जाएगा सारा काम करके, ठीक है। तो वहाँ पे उसका एक माइंड में चलता है कि नहीं, हमको समय के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग काम करना है। कि हम अगर 5 बजे गए हैं तो हमें क्या करना है कि 9 बजे गए हैं तो हमें 5 बजे रिटर्न आना है, और वो भी उतना 9 और 5 के बीच कंपनी का सारा काम कर देना है। तो समय अध्ययन यही है, समय समय पर जो काम किया जाए, समय के अंतर्गत, समय के अनुसार कार्य हो, वही क्या कहलाता है, समय अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं कि थकान अध्ययन क्या है। थकान अध्ययन से आशय यह है कि
थकान अध्ययन वह अध्ययन होता है या विज्ञान का वह अध्ययन है कि जब कोई व्यक्ति किसी संस्था में, किसी कंपनी में लगातार एवं निरंतर कार्य करता है तो कार्य करने के उपरांत उसके शरीर में एक थकावट की महसूस आने लगती है। जब वो ओवर टाइम काम करता है कंपनी में तो उसके क्या होता है कि उसके शरीर में थकावट की स्थिति आती है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि जो श्रमिक है उत्पादन का एक सक्रिय साधन है। नियंत्रण कार्य करने से या निरंतर एवं लगातार कार्य करने से उनके शरीर में क्या होती है, थकान की स्थिति आती है। तो ये हम बोल सकते हैं कि थकान अध्ययन से अभिप्राय मजदूरों के शारीरिक क्षमता का अध्ययन करना है, अर्थात श्रमिक उत्पादन का एक सक्रिय साधन है। निरंतर कार्य करने के उपरांत इनके शरीर में थकावट की स्थिति आती है जिससे उनकी कार्य क्षमता में विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। अब मान लीजिए वो लगातार निरंतर रोज काम कर रहा है, अब एकाएक तबीयत खराब हो रहा है फिर भी वो काम कर रहा है, तो हमको लगा कि आज कम तबीयत खराब है मतलब आज काम कर सकते हैं, वही चीज़ कल ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्या होता है कि जहाँ वो काम करने जा रहा है उस काम में प्रभाव पड़ जाएगा। वो इंसान उसी के भरोसे था कि चलो काम हो जाएगा, अब इसका तबीयत खराब हो गया तो काम कैसे होगा, नहीं होगा। तो इसका होता है कि जब उसके शरीर में थकावट की स्थिति आती है तो संस्था के कामों में अभाव हो जाती है, कमी हो जाती है। नेक्स्ट और इसका लास्ट है आपका कार्यविधि अध्ययन क्या है। कार्यविधि अध्ययन क्या है? कार्यविधि अध्ययन से आशय यह है कि इसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पादन की सभी संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके जिससे उत्पादन के लागत को न्यूनतम किया जा सके और उत्पादन में वृद्धि लाया जा सके। कार्यविधि अध्ययन वह अध्ययन है जो कार्य को जो हम लोग करते हैं वो नियमन अनुसार हो जिससे लागत न्यूनतम हो, मतलब लागत कमी हो। जो कॉस्ट प्राइस है, जो वस्तु को बनाने में जो खर्च होता है वही लागत है, तो उस लागत को कम किया जाए। दूसरे शब्दों में हम लोग बोल सकते हैं कि विभिन्न कार्य को करने के तरीकों का अध्ययन करते हुए उत्तम रीति का खोज करना ही क्या कहलाता है, कार्यविधि अध्ययन कहलाता है। यही आपका चैप्टर समाप्त हुआ। सेकेंड चैप्टर प्रबंध के सिद्धांत चैप्टर समाप्त हुआ। इसमें अगर किन्हीं को डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हेनरी फ्यूल सिद्धांत के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रबंध के सिद्धांतों की आवश्यकता के महत्व पर